दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकाडमी में। और जैसा कि सर आज का जो क्लासेस है आप देख सकते हो वो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग उस पर बात करेंगे। और उस टॉपिक पे आज कौन सा टॉपिक लेंगे हम लोग? क्रांति का शुरुआत। किसका बात करेंगे हम लोग? क्रांति का शुरुआत, यानी कि क्रांति की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो देखे क्लास 9 का जो हिस्ट्री का चैप्टर था उसमें हम लोगों ने मध्यम वर्ग का उदय के बारे में हम लोग बात कर लिया था कि मध्यम वर्ग का कैसे उदय हुआ। कर प्रणाली जो थी वो कर प्रणाली के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का जो समाज पूरा बटा हुआ था हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। जीने का जो संघर्ष था हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। और फ्रांसीसी क्रांति का थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने अभी तक देखा था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज आप देखोगे कि सबसे पहले चीज कि अगर राजा किसी तरह का कोई कर लगा रहा है, अगर मैं बात करूं लुई सोलवा के शासन काल के टाइम अगर वो कोई कर लगा रहा था, या फिर मैं अगर बात करूं प्राचीन जो राजतंत्र था, यानी कि लुई सोलवा का जो राजतंत्र था, क्योंकि फ्रांस में अभी जो सरकार है वो कैसी लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जो पुराना जो राजतंत्र था अगर उसमें कभी भी जो वहां का सम्राट होता था, जो फ्रांस का सम्राट होता था, अगर वो किसी तरह का कोई कर व्यवस्था लगा रहा है, किसी तरह का कोई कर लगा रहा है, तो क्या वो कर वो अपने मर्जी से लगाता था या क्या वो कर अपने जनता से पूछ कर लगाता था? यह सबसे बड़ा सवाल था और आपके मन में यह सवाल आना चाहिए अगर आप मेरा वीडियो बाय बाय देख रहे हो, बारी बारी से आप देख रहे हो। तो अभी यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप मेरे को यह बताइए कि अगर फ्रांस के समाज में या यूरोप के समाज में जब लुई सोलवा शासन कर रहा था तो सर हमने सुना था कि उन्होंने सारी चीजों पे कर बढ़ा दिया था, साथ में कुछ प्राकृतिक आपदाएं घटी जिससे फसल चौपट हो गया, और इनके बाद भी जो कर था वो बढ़ता गया। पादरियों को अलग सपोर्ट था, कुलीनों को अलग सपोर्ट था, और अंततः जो कर की जो व्यवस्था थी वो पूरी बर्बाद कर दी किसको? फ्रांस का पूरा समाज को। और लास्ट में क्रांति की घटना हुई। तो लेकिन सर आप मेरे को यह बताओ कि जो क्रांति की जो घटना हुई इसमें क्या ऐसा क्या बात था, या जो भी कर राजा लगाता था तो क्या वो कर वो स्वतंत्र रूप से लगाता था, यानी कि बिना किसी को पूछे लगाता था, या तो फिर किसी को पूछ के लगाता था? तो आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में अगर आपने स्टडी करी होगी आपकी किताब में तो उसमें एक वर्ड था जिसको एस्टेट जनरल, क्या एस्टेट जनरल के नाम की उपाधि के साथ उसको पुकारा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात कि जब भी फ्रांस का सम्राट किसी भी नए कर की व्यवस्था का या नए किसी तरह के कानून की व्यवस्था का बात करता था कि उसको किसी तरह का कोई कानून, कोई चेंजेस, किसी तरह का कोई नया व्यवस्था करना है, तो वो सबसे पहले क्या करता था? जो एस्टेट जनरल था उसका बैठक बुलाता था। तो अब भाई एस्टेट जनरल क्या है? तो यह एक प्रतिनिधि सभा था। यह एक प्रतिनिधि सभा था, यानी कि इसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के जो लोग होते हैं उनका एक एक आदमी, कौन कौन, एक एक आदमी क्या करता था कि वहां का वो सदस्य होता था, किसका? एस्टेट जनरल का सदस्य होता था। और वो एस्टेट जनरल का प्रतिनिधि करता था कौन? जो तीनों लोगों के जो लोग होते थे उनकी एक प्रतिनिधि, यानी कि जैसे कि बात समझो कि जैसे अगर मान लो कि आपके अगल बगल के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कोई प्रतियोगिता होगी, तो आप क्या करोगे कि आप अपने क्लास से पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे, कोई दूसरा आदमी अपने क्लास से पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो उसी तरह जो फ्रांस का जो समाज था, तो उसमें जो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में जो विभाजन था, तो उसमें से जो प्रथम स्टेट के लोगों के कुछ लोग, द्वितीय स्टेट के कुछ लोग, तृतीय स्टेट के कुछ लोग क्या करते थे? अपना प्रतिनिधि भेजते थे। और उन प्रतिनिधियों का बैठक कहां होता था? एस्टेट जनरल के रूप में होता था। और यही जो जनरल था यही लागू करती थी कि आखिर वहां पे क्या होगा, कौन सा व्यवस्था लागू किया जाएगा या कौन सा कानून लागू किया जाएगा। बात क्लियर है? अब अगर बात करोगे तो अगर मैं बात करूं कि एस्टेट जनरल का जो अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 1614 में। कब? 1614 ईस्वी में एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक होती है। कब होता है? अंतिम बैठक होती है। बात करें अब बात समझिए कि अंतिम बैठक लास्ट होती है, उसके बाद इसमें क्या घटना होता है हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर यानी कि जब लुई सोलवा का शासन जब चल रहा था, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यानी कि जब लुई सोलवा का शासन चल रहा था तो जाहिर सी बात है कि उसने भी एस्टेट जनरल को बुलाया होगा। उसने जब वो राजा बना तो आपने देखा था कि उसका जो पूरा राजकोष था वो खाली हो गया था।
तो उसको अपनी सारी शासन व्यवस्था, अपना सारा सेना, या फिर मैं बात करूं जो उसकी जो एक दिखावटी जो खर्चा था उसको उसको चलाना था, तो उसको चलाने के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे। तो उसको उन्होंने क्या किया कि कर में बढ़ोतरी किया, कर में वृद्धि किया। तो जब वो कर में वृद्धि कर रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब वो कर में वृद्धि कर रहा होगा तो क्या उस टाइम भी उसने स्टेट जनरल को बुलाया होगा? उसने स्टेट जनरल को बुलाया होगा? तो हाँ, उसने उस टाइम भी स्टेट जनरल को बुलाया था। तो आप देखोगे कि स्टेट जनरल को उसने बुलाया था। तो मैंने क्या लिखा कि नए करों के प्रस्ताव के मांग के अनुमोदन, यानी कि मैं एक कर लगाना चाहता हूं, आप उसके लिए राजी हो या नहीं। तो उसी के अनुमोदन करने के लिए क्या किया गया कि 5 मई 1789 या 89 को क्या किया गया, इसका बैठक बुलाया गया। और आपको पता है कि 1789 में ही लुई सोल्वा जो बना था, फ्रांस का शासक बना था। और जब वो शासक बना उसी के बाद उसने क्या किया, ये जो स्टेट जनरल नाम का जो प्रतिनिधि जो सभा था, उस सभा की बैठक बुलाता है। क्या करता है? सभा का बैठक बुलाता है। अब जब वो सभा का बैठक बुला दिया, तो जैसे वो सभा का बैठक बुलाता है तो उसमें तो हर एक स्टेट के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आए होंगे, जाहिर सी बात है, हर एक स्टेट के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आए होंगे। तो हाँ, तो उसमें जो भाग लेने वाले सदस्य थे, तो उसमें जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, किसका मैं बात कर रहा हूं, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, उनका 300 प्रतिनिधि इस सभा में आया था। यानी कि जो प्रथम स्टेट के जो लोग हैं उनका 300 आदमी प्रतिनिधि बन के आया था, और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं यानी कि द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं उसका भी 300 जो आदमी था वो प्रतिनिधि बन के आया था। यहां तक बात करें। अब आप देखोगे कि सर अगर ये आया था तो इनको तो कहीं तो बैठाया गया था ना। हाँ, तो इसके लिए क्या किया गया, जो वायसराय का जो महल था, जो वायसराय का महल था, यानी कि जहां बुर्बो राजवंश अपना पूरा शासन चलाता था, जिस महल से, उस महल को सही तरीके से अच्छे ढंग से सजाया गया। और सजाने के बाद ये जो सदस्य है उनको वहां पे बैठाया गया। तो अगर मैं बैठाने का तरीका का मैं बात करूं तो सबसे पहले, क्योंकि देखो पादरी वर्ग का और कुलीन वर्ग का तो हमेशा से तो मान्यता फ्रांस का सरकार में ज्यादा रहा है, तो सबसे पहले राजा के समक्ष, राजा के सामने क्या किया गया कि जो लोग फर्स्ट स्टेट के, द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको आमने सामने बैठाया, एकदम राजा के पास। कहां बैठा दिया? राजा के पास बैठा दिया। अगर मैं थर्ड स्टेट का बात करूं, यानी कि जो तीसरे स्टेट का जो वर्ग था, यानी कि जो तीसरे स्टेट का वर्ग था, उसका जो प्रतिनिधि करने के लिए कितना लोग आया, तो उसका प्रतिनिधि करने के लिए कितना लोग आया था? 600 लोग उस सभा में मौजूद थे। क्यों? क्योंकि लुई सोल्वा ने क्या बोला कि आप आके बैठिए, कब? 5 मई 1789 को। क्यों? क्योंकि उसको नए नए कर लागू करने थे फ्रांस के साम्राज्य में। तो उसने जब बैठक बुलाया तो फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के 300 लोग क्या उस सभा में प्रतिनिधि बन के गए। लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनका 600, कितना मैं बोलूंगा, 600 जो लोग थे वो प्रतिनिधि बन के जाते हैं। यहां तक बात करें। अब जितने भी लोग प्रतिनिधि बन के जाते हैं, जितने भी लोग प्रतिनिधि बन के जाते हैं, तो अब क्या होता है यहां पे कि इनको तो सबसे पहले राजा अपने समक्ष आमने सामने बैठाता है, लेकिन जो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं उनको पीछे क्या करता है? खड़ा कर देता है। क्या करता है? पीछे खड़ा कर देता है। इनको बैठने के लिए कोई सम्मान नहीं देता है। इनको बैठने के लिए कोई सम्मान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा कर था या जितना भी ज्यादा जो भी कुछ काम होता था, जितने भी ज्यादा अत्याचार होता था, आपको पता है वो तीसरे स्टेट के लोगों पे ही होता था। तो इसीलिए इनको सबसे पीछे बैठा दिया गया। लेकिन अब आप मानते हो ना कि जहां पे अगर मान लो कि आप 10 आदमी अच्छे आदमी हो और वहीं पे 1000 आदमी अगर खराब आदमी है, तो पावरफुल कौन हो जाएगा? जो 1000 आदमी है। तो उसी तरह जो फ्रांस में जब ये स्टेट जनरल का जब बैठक बुलाया गया लुई सोल्वा के द्वारा, कब? 5 मई 1789 को, तो उस समय एक सबसे अच्छी हमारे पास जो चीजें हो जाती है, क्या कि हमारी जो संख्या थी इनकी संख्या से थोड़ी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ जो लोग हैं वो क्या थे? वो नए करों के खिलाफ थे, क्योंकि तीसरा स्टेट तो ऑलमोस्ट सभी के सभी जो उस कर के तो पहले से ही खिलाफ थे। लेकिन ये यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो हो सकता है कि वो तीसरे लोग के खिलाफ है। तो 600 तो हमारी संख्या पूरी का पूरी है ही, और कुछ इधर से मिल गया। यानी कि बोलने का मतलब है कि हमारे पास भारी मात्रा में, कैसे भारी मात्रा में जो लोग हैं वो क्या करने लगे कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन करके, और जो हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो क्या हो गया, वो
स्टेट जनरल का जो सभा हुआ था उसमें बहुत ज्यादा हमारी संख्या हो जाती है। तो पहली जीत हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। अब समझो कि जो तीसरे स्टेट में आखिर हम लोग तो जानते हैं कि इसमें जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग भाग लिया था, लेकिन तीसरे स्टेट में आपको पता है कि 90% जनसंख्या आता है, उसमें किसान भी आता है, उसमें शिक्षित वर्ग भी आता है, उसमें मजदूर वर्ग भी आता है, भूमिहीन किसान भी आता है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात थी कि आखिरकार तीसरे स्टेट में तो 600 लोगों ने, कितना 600 लोगों ने प्रतिनिधि किया था। तो आप मेरे को यह बताइए कि आखिर वो तीसरे निधि के प्रतिनिधि कौन कौन थे, आखिर हमने किन किन लोगों को भेजा था। आप सोचो कि आपके स्कूल के बगल के स्कूल में कोई एक प्रोग्राम है, तो आप कोई बुड़बक बच्चा को तो नहीं ना भेजोगे। अगर मान लो क्रिकेट का प्रोग्राम है तो आप उन सारे बच्चों को चुनोगे जो सबसे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। अगर सिंगिंग का प्रोग्राम है तो आप उन बच्चों को चुन के भेजोगे जो सबसे अच्छा गाता है। तो उसी तरह तीसरे स्टेट में उन लोगों को भेजा गया जिनको समझ में आता था कि बाइके में जो काम कर रहा है लुइस वो गलत है। बात करें क्या किया गया था कि बाइके में जो लुइस काम कर रहा है वो क्या है, गलत है। जिनको भी समझ में आ रहा था उनको ही क्या किया गया, उस बैठक में भेजा गया। तो जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि करते थे वो तो बहुत ज्यादा अमीर थे या बहुत ज्यादा वो शिक्षित थे। उन लोगों ने क्या किया कि तीसरा स्टेट का प्रतिनिधि किया। कहां पे? 5 मई 1789 को। कहां पे? तो स्टेट जनरल में। जगह कौन सा था? तो वो वायसराय का महल था। बात क्लियर है यहां तक? कि मैं अगर प्रतिनिधि का बात करूं तो इसमें जो समृद्ध लोग थे या जो शिक्षित, ज्यादा शिक्षित लोग थे उनको भेजा गया। लेकिन आपको पता है कि जो लोग सबसे ज्यादा गरीब होते हैं उनको समाज में कहीं भी जगह नहीं मिलता है। तो उसी तरह जो किसान भाई थे या जो कारीगर लोग थे या जो औरत लोग थे उनको क्या किया गया कि स्टेट जनरल में घुसने से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। लेकिन आपको पता है ये जो किसान, ये कारीगर, ये जो औरत का जो समाज है या जो मर्दों का समाज है ये सबसे ज्यादा थी। इनकी जो जनसंख्या थी वो 90% थी। यानी कि इनके पास राजा के प्रति और राजा के कर के प्रति जो समस्याएं थी वो सबसे ज्यादा थी। क्योंकि बताओ आखिर जिसकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी उसकी तो समस्या भी ज्यादा रहेगी ना। जिनकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी उसकी समस्याएं भी ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए इन सब बाकी लोगों को तो घुसने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये जो किसान लोग हैं, ये जो कारीगर लोग हैं और ये जो औरतें हैं, इन्होंने मिलकर टोटल 40,000 पत्र, कितना का मैं बात कर रहा हूं, टोटल 40,000 पत्र लिखा। किसको? उन सारे प्रतिनिधियों को जो तीसरा स्टेट का क्या कर रहा था, प्रतिनिधि कर रहा था। और 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी जो इच्छा है और अपनी जो शिकायतें हैं उनकी मांग की सूची 40,000 पत्र के माध्यम से तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं, जो समृद्ध लोग हैं या जो शिक्षित लोग हैं, उनको क्या कर देता है, भेज देता है। यानी कि अब यहाँ पे जो बात है क्लियर है कि जब 40,000 शिकायत आ चुका था तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक मेन पॉइंट में बात करूं वो क्या आ गया था कि अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेट था, जो समृद्ध लोग या जो शिक्षित लोग गए थे, इनके मन में अब आ गया था कि अब अगर हमको अपनी प्रतिष्ठा बटानी है, अपना सम्मान को बचाना है, तो लुई सोल्वा का विरोध करना पड़ेगा। तो लुई सोल्वा का विरोध कैसे करें, इस बात पे सबसे बड़ा टेंशन था। क्या टेंशन था? इस बात पे टेंशन था कि लुई सोल्वा का विरोध कैसे करें। तो आपको पता होगा कि अगर मैं स्टेट जनरल की मैं बात करूं तो इसमें हर एक स्टेट का अपना प्रतिनिधि होता था और हर स्टेट का प्रतिनिधि होता था। लेकिन आप यहां पे देखोगे जो सबसे बड़ी चीजें क्या होती थी कि आप देखोगे कि जब 5 मई 1789 को लुई सोल्वा ने स्टेट जनरल का बैठक बुलाया तो उस समय फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट का 300 और थर्ड स्टेट का 600 लोगों ने तो भाग लिया। लेकिन एक यहाँ पे क्या जो खराबी थी कि सभा में जो स्टेट जनरल का जो नियम था उसमें क्या बोला था कि प्रत्येक स्टेट में आप कितनों भी प्रतिनिधि क्यों ना लेके आओ, चाहे 300 प्रतिनिधि, 400 प्रतिनिधि, 600, 1000, 1200, आप कितनों भी प्रतिनिधि क्यों ना लेके आओ, लेकिन जो वोट डालने का जो अधिकार है या जो वोट डालने का जो पावर है वो क्या रहेगा, केवल एक व्यक्ति को रहेगा। यानी कि आप अपने में बहस कर लो, अपने में फैसला कर लो कि आपको क्या करना है और आप वोट दे दो। क्या कर दो? आप अपने में फैसला। यानी कि ये जो 300 लोग आए थे, ये 300 लोग और ये 300 लोग, चाहे फर्स्ट का या सेकंड का या थर्ड का जो 600 लोग आए थे, तो ये तो बस वहां पे बैठे थे राजा क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जो खराब क्या थी कि इसमें जितने भी लोग गए थे
वहां पे प्रतिनिधि बन के, तो उनका जो ग्रुप था, जैसे प्रथम स्टेट के 300 लोग थे उनका एक ग्रुप हो गया, सेकंड स्टेट के जितना लोग थे उनका एक ग्रुप हो गया, और तीसरे स्टेट के लोग हैं उनका ग्रुप हो गया। तो उन ग्रुपों में से कोई एक आदमी ही बोलेगा कि उसको हाँ करना या ना करना है, क्योंकि राजा को पता था कि अगर सभी लोगों को हाँ ना करने दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरी जो सरकार है वो गिर जाएगी, मेरी सरकार वो गिर जाएगी। इसीलिए ये जो प्राचीन प्रजा जो राजतंत्र था वहां से ये लागू किया गया था कि जितने भी प्रतिनिधि जाएंगे उन प्रतिनिधियों का केवल एक ही व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो मत देगा, वो वोट देने का उसको अधिकार दिया गया। लेकिन लुईस ओल्वा भी यही चाहता था कि सारे जो लोग हैं वो ऐसा ही करें, केवल एक मत दे। लेकिन बोला गया है ना कि पापी का घड़ा भरते लेट नहीं लगता। लोगों की जो कष्ट और यातनाएं जो लुईस ओल्वा के बाप दादा ने दिया था, उनको पता था कि अगर हम लोग जो 600 के 600 लोग अगर हम लोग वोट डालते हैं और कुछ लोग ऊपर से अगर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की सरकार बनेगी और हम लोग जो बोलेंगे वो होगा। लुईस ओल्वा को पहले से पता था कि अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरी तो पूरी खेला खत्म हो गया भाई। तो अब क्या कर देता है, यहीं पे एक विरोध का भावना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से क्रांति स्टार्ट होती है। क्या होता है कि तीसरा स्टेट के जो शिक्षित लोग और जो समृद्ध लोग हैं वो लोग डिमांड कर देते कि नहीं राजा, अब ऐसा नहीं होगा कि आप केवल एक वोट दोगे, यहां पे सभी लोग वोट देंगे। जो लोग इस स्टेट जनरल के चुनाव में जितने भी लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं वो सभी क्या करेंगे, वोट देंगे। बात क्लियर है। तीसरा स्टेट क्या करता है, विरोध करता है, और वो क्या बोलता है कि तीसरे स्टेट ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को वोट देने की मांग की। क्या क्या कर देता है, मांग करता है। लेकिन लुईस ओल्वा तो पहले से चालाक, उसको तो पता था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए लुईस ओल्वा क्या करता है, जो तीसरा स्टेट का जो मांग था कि जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, तो उस मांगों को क्या करता है, लुईस ओल्वा खारिज कर देता है। लुईस ओल्वा क्या करता है, खारिज कर देता है। अब जैसे ही लुईस ओल्वा ने मांग को खारिज किया, अब यहां पे एक घटना आती है। क्या घटना आती है कि जो तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे, जो 600 के जो 600 लोग थे, वो क्या करते हैं, वो सभा को छोड़ के और वो राजा का विरोध करके कि राजा मैं तुमको देख लूंगा, वो बोल कर क्या करते हैं, सभा से वो निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रतिनिधि को जब वोट देने की मांग को कि जो सिद्धांत है उसको जब नहीं माना, तो जो लोग हैं वो क्या करने लगे, सभा को छोड़ के चले गए। तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था रूसो। क्या नाम था, रूसो। और रूसो ने जो सिद्धांत जो तीसरे स्टेट के लोगों ने अपनाया था कि सभी व्यक्ति को अधिकार दिया जाए वोट डालने का, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको एक सिद्धांत के रूप में लिखा। कौन सा सिद्धांत, लोकतंत्र के सिद्धांत के रूप में एक किताब था। उसका एक कौन सा किताब था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा किताब में लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक किताब था जो रूसो ने लिखा था। और उसमें उसने यही बात को आगे बढ़ाया कि प्रत्येक व्यक्ति को, जितना भी व्यक्ति फ्रांस में है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए वोट का, और वो अपना वोट डाल सकता है किसी भी वस्तु का, किसी भी मांग पे, किसी भी कर पे, किसी भी चीज पे अपना हाँ या अपना ना बता सकता है। ये किसने बोला, रूसो ने। तो जब रूसो ने ये किताब लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो और ज्यादा विख्यात हो गया। क्योंकि देखो, क्योंकि लोगों को बोली पे ज्यादा नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा विश्वास होता है। आप बोलते हो उससे कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा तो उसके माइंड पे ज्यादा देर वो स्टॉक करता है। तो इसीलिए जब रूसो ने इसी जो सिद्धांत को था कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, इस सिद्धांत को जब रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब लिखा, तो लोगों के पास इस वाले भावना का ज्यादा रूप से विस्तार हो गया। तो अब क्या करता है कि जब लुईस ओल्वा को बोला गया कि आप मेरे को ये अधिकार दें कि मैं वोट डाल सकता हूं, यहाँ पे जितने भी लोग इस सभा में मौजूद है सब वोट डाल सकते हैं, तो लुईस ओल्वा क्या करता है कि अब तो उसको पता था कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो मेरा जो सरकार वो पूरा गिर जाएगा। तो इसलिए अब उसने क्या किया कि वोट देने का जो उसने डिमांड करा था, जो तीसरा स्टेट के लोगों ने, उसका क्या करता है, वो अस्वीकार कर देता है, उसको नहीं मानता है। तो वोट देने की जो मांग था उसको क्या करता है, अस्वीकार कर देता है, जिससे जो सभी लोग थे वो लोग विरोध जताते हैं और उस सभा से क्या करते हैं, निकल देते हैं कि राजा मैं तुम्हें देख लूंगा बोल के वो क्या करते हैं, उस सभा से वो निकल जाते हैं। अब जो सबसे बड़ी यहां से देखो, क्योंकि देखो अगर लुईस ओल्वा ये मान लेता जो ये बोल रहा था,
तो जाहिर सी बात है कर नहीं लगता, और कर अगर नहीं लगता तो लुइस सोल्वा का शासन आज भी चल रहा होता। लेकिन बोला गया ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा, अगर कोई डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा मिल गया तो वो बच जाता है। तो उसी तरह जब जब पूरा फ्रांस में, जब पूरी फ्रांस की सरकार में, फ्रांस की सत्ता में जब तीसरा स्टेट पे दबाव डाल रहा था, वो पूरे तरह से डूब रहा था, कर्ज पे डूब रहा था, शोषण के तले डूब रहा था, तो उस समय इस ना ने, कौन सा ना ने, कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये जो लुइस सोल्वा का जो ना था, उस ना ने एक क्रांति का रूप लिया। और इस क्रांति ने सबसे पहले क्या किया कि तीसरे स्टेट के सभी लोगों ने यह खुद को समझ लिया कि फ्रांस की जो संपूर्ण सत्ता है, जो फ्रांस की पूरी जो सरकार है, जो फ्रांस का पूरा जो लोग है, उसका मैं क्या हूं, उसका मैं प्रवक्ता हूं। मैं ही हूं जो तीसरा स्टेट का लोग ही सोचते थे कि मैं ही हूं जो फ्रांस की जो लोकतांत्रिकता है, जो फ्रांस की जो समानता है, जो फ्रांस की जितनी भी सारी क्रियाएं जो लुइस सोल्वा ने जब्त करके रखी थी, उसके सरकार के द्वारा जो शोषण हो रहा है, तो उसको समाज से दूर करने का काम कौन करेगा? तीसरे स्टेट के लोग करेगा। और इसी तरह उन्होंने बताया कि तीसरे स्टेट के लोगों ने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का, कितना संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या बना लिया? खुद को प्रवक्ता बना लेता है। क्या करता है? प्रवक्ता बना लेता है और खुद को आगे कर देता है, पूरी तरह से झोंक देता है फ्रांस में लुइस सोल्वा का शासन को हटाने के लिए। अब इसी दौरान क्या करता है कि ये जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, यही लोग क्या करते हैं, एक नेशनल असेंबली की स्थापना कर देते हैं। क्या करते हैं? नेशनल असेंबली की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर मेरे को राजा को हटाना है, फ्रांस से लुइस सोल्वा का शासन, एक निरंकुश शासन को हटाना है, तो सबसे पहले हमारी जो पावर है, हमारी जो तीसरे स्टेट की जो पावर है, उसको एक जगह होना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली की स्थापना कर देता है। कहां पे? और वो स्थान कहां पे था? वो स्थान था वायसराय का जो इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहां पे सभी लोग जमा होते हैं। कब? 20 जून को। कितना में? 20 जून को। तो क्वेश्चंस कभी आपके पास आएगा कि जो नेशनल असेंबली की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 20 जून को हुआ था। स्थान पूछेगा तो कहां बताना है? जो वायसराय था, यानी कि जो राजा का जो महल था, उस महल में एक इंडोर कोर्ट बना हुआ था। आउटडोर और इंडोर गेम होता है ना, तो एक इंडोर गेम का जो कोर्ट बना हुआ था, कौन सा? टेनिस कोर्ट का कोर्ट बनाया था। उसमें ही क्या किया गया? नेशनल असेंबली की स्थापना करी गई। और एक सबसे बड़ी चीज है जो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो उद्देश्य था, नेशनल असेंबली का जो उद्देश्य था, क्या था कि सम्राट की जो शक्ति है, जो लुइस सोल्वा के पास जो पावर है, जब तक उस पावर को कम नहीं कर दें और उस पावर को कम करने वाली संविधान जब तक लागू नहीं कर देंगे या बना नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। और एक बात जान लेना कि ये एक दृढ़ संकल्प था। और नेशनल असेंबली ने जब अपने आप को पूरा क्रूर बना लिया, अपने आप को जब पूरा, मैं बोल सकता हूं कि एक समर्थक बना लिया, अपने आप को पूरा ठान लिया कि मैं ही करूंगा, तब जाके इसी नेशनल असेंबली के बदौलत आज फ्रांस जो है वो लुइस सोल्वा के चंगुल से, राजतंत्र के चंगुल से उठ के एक सत्ता पक्ष में, यानी कि एक सामाजिक पक्ष में, या मैं बोल सकता हूं कि एक लोकतांत्रिक सरकार के पास कदम रखी है। और अगर मैं बात करूं कि नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन करता था, तो नेशनल असेंबली का नेतृत्व जो था मारियाबो और आबो सीए ने किया था। कौन? मारियाबो और आबे सीए ने किया था। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है कि अगर मैं नेशनल असेंबली की बात करूं तो इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? मिराबियो एवं आबोसिए ने किया था। और आपको जान के इस बात का हैरानी होगा कि ये जो मिराबियो है या जो आबोसिए है, ये किसी तरह से तीसरे स्टेट से किसी तरह का संबंध नहीं रखता था। लेकिन बोला गया ना कि देखो, आजादी दिलाने का ऐसा कोई जरूरत नहीं कि जिसको चोट लगा है उसी को पता होगा कि दर्द क्या हो, देखने वाले को भी पता होता है कि दर्द क्या होता है। क्योंकि आप समझो, अगर आपके पास एक इंसान को गोली मार दिया जाता है, तो जितना दर्द उस इंसान को गोली खा के लगा था, मरते मरते हुआ था, उतना आपको, अगर आपके दिल में दया होगा तो आपको भी देख के लगेगा। तो ये जो मिराबियो था या जो आबोसिए था, इसने जो पूरी समाज को देखा, एक चाहे वो दार्शनिकों के प्रभाव के थ्रू से हो या अपने अनुमान के थ्रू से हो या किसी भी तरह से, जो समाज का बनावट लुइस सोल्वा के शासन में, जो लुइस सोल्वा के शासन में, बुर्बो राजवंश के शासन में वो देखा, तो इसको बहुत खराब लगा। और आप देखोगे कि अगर मैं मिराबियो का बात करूं तो ये कुलीन वर्ग का था। किसका था? कुलीन वर्ग का, यानी कि दूसरे स्टेट का, यानी कि ऐसा
आपको पता है ना, दूसरा स्टेट के जो लोग थे उनको अधिकार था कि जो जो तीसरे स्टेट के लोगों से वो पैसा वसूल कर सकता था। तो सोचो, इनको एक सामंती वर्ग में रखने के बाद कि आप तीसरे स्टेट से पैसा ले सकते हो, एक राजा वाला पदवी देने के बाद भी यहां से भी लोग उठ के आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि जो सामंती व्यवस्था है, कौन सा, जो सामंती व्यवस्था है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कौन बोलता है? मिराबियो बोलता है। और खत्म करना चाहिए, ये तो मिराबो बोलता ही है। साथ में अगर आपको जान के इस बात की हैरानी होगी, है ना, इस बात की हैरानी होगी कि ये जो आबो सीए है, आबो जो सीए है, ये पादरी वर्ग का था। क्योंकि देखो, मिराबियो जो था वो कुलीन वर्ग था और आबो सीए जो था ये पादरी वर्ग था, वह पादरी वर्ग का था। और इसका मानना था कि जो तीसरा स्टेट जितना भी काम कर रहा है उनको क्यों करना चाहिए ऐसा काम कि उनको हर तरह का विशेषता अधिकार मिल जाए, ऐसा कोई नहीं। तो ये जो आबो सीए था, ये जो पादरी वर्ग का था, और उसने एक किताब लिखा था। क्या, कौन सा किताब लिखा था? पैम्फलेट। कौन सा किताब लिखा था? पैम्फलेट नाम का एक किताब लिखा था। और उस किताब में उसने एक चीज लिखा था कि तीसरा स्टेट क्या है। क्या लिख दिया कि तीसरा स्टेट क्या है? उस किताब में इसकी पूरी जानकारी दी कि तीसरा स्टेट क्या है। क्योंकि देखो, आज आप जान लो कि अगर भारत आजाद हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है दार्शनिकों का। क्योंकि जो देश के बारे में अच्छा सोच सकते थे उन्हीं के विचार से आज भारत आजाद हुआ था। तो उसी तरह जो फ्रांस में अगर आज सत्ता पलटी है राजतंत्र से अगर लोकतंत्र में आई है, तो ये जो महान लेखक होते हैं इनके बदौलत आया हुआ है। तो आबेस जो सीए था वो पादरी वर्ग का था और जो मिराबिये था वो कुलीन वर्ग का था। और ये चाहता था कि समानता व्यवस्था खत्म हो, और ये जो चाहता था कि पादरी वर्ग का जितना भी अधिकार है, जितने भी तरह का टाइड जो कर व्यवस्था है, उसको समाप्त किया था। किसने? मेरा आबेस ये जो था वो मांग कर रहा था जो तीसरा स्टेट के जितने भी अधिकार, पहला स्टेट का जो अधिकार दिया गया, जितने तरह का टाइड करो या टाइल करो, उसको हटाना चाहिए। ये किसने बोला था? ये आबेसिये ने बोला था। तो नेशनल असेंबली का जो काम क्या था कि इसने सोचा था, इसका जो सबसे बड़ा मेन उद्देश्य क्या था कि जो राजा है, जो लुई सोलवा जो है, उसका जो शक्ति है उसको कम करने वाली जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग इस जो नेशनल असेंबली को उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसी असेंबली का जो नेतृत्व जो था वो आबेसिये, मिराबिये और आबेसिये ने किया था। तो अगर मिराबिये का बात करूं तो वो कुलीन वर्ग का था और आबेसिये का बात करूं तो वो पादरी वर्ग का था। और ये सामंती व्यवस्था के खिलाफ था। कौन? मिराबिये। लेकिन आबेसिये जो पादरी वर्ग की जो टाइड और टाइल जो कर था उसके खिलाफ था। तो दोनों ने मिलकर वो दोनों कर को समाप्त करने का काम किया था। अब समझिए, इतना कुछ तो जब होगा सो हो गया। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि फ्रांस का ध्वंस या बस्तिल के किले का ध्वंस या फ्रांस की सरकार का गिरने का जो मेन रीजन क्या था कि लोगों के कान में एक बात का सुना मिला था कि राजा चाहता है कि सभी लोगों को मार डालेगा। उनके कानों में एक मैं बोल सकता हूं एक बाहरी आवाज या बाहर के लोगों ने कुछ अफवाह फैलाया कि राजा चाहता है कि सभी लोगों को मार देगा। तो जब इस बात के बारे में लोगों को पता चला तब से यहां से एक बाजी पलट जाती है। और उससे पहले की घटना क्या घटती है कि आपको पता है कि तीसरा स्टेट जो पूरा तरह से डिपेंड किस पे था? किसान पे था, किसानी पे था, वो कृषि करता था। तो आपको पता होगा कि जैसे वहां पे, अब सर्दी तो हर जगह होती है, तो जब इतना कुछ घटना घट रहा था उसी समय और एक घटना घट गया कि बहुत तेज ठंडा पड़ा। और जब बहुत तेज ठंडा पड़ा तो जो फसल था, जो फ्रांस में जो फसल था, जो फ्रांस के तीसरे स्टेट के लोग जितने भी तरह के फसल को उपजाए थे, वो फसल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब समझो, जब फसल नष्ट हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का जो सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? वो पाव रोटी था। क्या था? पाव रोटी था। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर आपके बगल वाला कोई दुकानदार होता है, जैसे कि मान लो आपके बगल में दो दुकानदार हैं यानी कि दो दुकान है, तो एक दुकान में आलू रखा हुआ है। अब अचानक दोनों दुकान में आलू है, ठीक है, अब अचानक इस दुकान का आलू जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये दुकान वाला आलू का रेट बढ़ाएगा कि नहीं? आराम से बढ़ाएगा। तो जब फसल नष्ट हो गया, फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, तो ये जो पाव रोटी बनाने वाले जो दुकानदार होते थे, जो बेकरी के दुकानदार होते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और वो लोग पैसे को जमा करने में, किसके लिए? पैसे को जमा करने में लग गए। तो जब ये पैसे को जमा करने में लगे तो सबसे पहले जब पाव रोटी की मांग जब बढ़ी, पाव रोटी की जब मांग बढ़ी तो उसके कीमतों को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पैसे जमा करने थे। किस लिए? ताकि उनको मौका मिल गया था कि अब तो
फसल नष्ट, सबको तो पाव रोटी खाना है, तो क्यों ना हम अपने पैसे को बढ़ा दे। तो ये क्या करने लगे, पाव रोटी की जो कीमत थी उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब समझिए, फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, सबको अब पाव रोटी ही खाना था। तो बेकरी के बाहर लंबा लंबा लाइन लग जाता था, क्या लगता था, लंबा लंबा लाइन लग जाता था। अब वहां पे भी ये था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट के लोगों को लाइन ही लगना पड़ता था, सबसे पहले मिल जाता था। तीसरे स्टेट को बहुत दिक्कत होता था। तो उसी बीच जितने भी जो लाइन में लगी हुई जो महिलाएं हैं, क्योंकि देखो बहुत लाइन में लगने के लिए घंटों खड़े होना पड़ता था, तो घंटे खड़े जो लाइन में की जो महिलाएं थी उनको बहुत गुस्सा आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि प्रथम स्टेट को पहले घुसा दे रहे हो, द्वितीय स्टेट को फिर घुसा दे रहे हो, हमको सबसे लास्ट में दे रहे हो। तो उनके बीच में बहुत बड़ा गुस्सा पैदा हुआ, और जितना भी बेकरी की दुकान थी या जितने भी दुकानदार थे उन पर क्या करते हैं वो लोग, हमला कर देते हैं। अब ये जितनी भी हमलाएं होती हैं, तो इससे इससे आपको ये, अब यहां से उनको पता चल गया, जैसे वो हमला कर देते हैं तो वो जो बेकरी के लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। तो उनको अब यहां पे समझ में आ गया है कि अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को लूटना पड़ेगा, अगर मेरे को आजादी चाहिए तो मेरे को मांगने से नहीं मिलेगा, समर्थन करने से नहीं मिलेगा, मेरे को लूटना पड़ेगा। तो अब जब जब इन्होंने पाव रोटी पर हमला कर दिया, किस पे, पाव रोटी की जो बनाने वाले जो उद्योगपति है या दुकानदार है उन पे जब हमला कर दिया, तो इनको पता चल गया कि अब हमको हमला ही करना पड़ेगा, अब हमको हमला ही करना पड़ेगा। तो जब ये सारे, जब भागा दौड़ी मच रही थी, जब लोग आपस में पाव रोटी के लिए दुकानदारों से लड़ रहे थे, तब क्या करता है ये जो बुड़बक नाम है ना, जो बुड़बक है ना लुचलवा, ये क्या करता है कि पेरिस से, कहां से, पेरिस से क्या करता है, ये पेरिस से क्या करता है कि अपने सेना को वहां पे प्रवेश करने के लिए बोल देता है कि आप पेरिस से प्रवेश करें और ये जो पूरा जो भगदड़ है उसको आप सल्टाएं, उसको ठीक करें। तो अब वो बोलते हैं कि उसी उसी बीच जो होता है, एक आदमी जो था वो तीर का तार कोई चीज को बना दिया। तो भीड़ को ठीक कराने के लिए लुइस ने अपना पूरा सेना भेजा था, लेकिन किसी ने हल्ला कर दिया कि वो इसलिए नहीं भेज रहा है, वो हम लोगों को मरवाना चाहता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसका जो नया कर का जो प्रस्ताव था, जो अनुमोदन था, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो जब ऐसा, जब लोगों को कानो कान खबर मिला, तो लोग अब क्या करने लगे, लोग अब क्या करने लगे कि लोग अब क्या करने लगे कि जो वो लोग पूरा गुस्सा हो गए, जो पूरा एक भीड़ जमा था वो भीड़ पूरा तरह से गुस्सा कर गया। और गुस्सा करने के बाद आपको पता है उसी के बाद बस्तिल का किला का घटना हुआ था। तो 14 जुलाई को, कब, 14 जुलाई को बस्तिल के तरफ वो हमला करते और बस्तिल को लूट लेते। क्योंकि मैंने आपको पीछे वाले क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था कि बस्तिल का किला का विध्वंस क्यों किया गया था, क्योंकि उनको लगा था कि राजा की जो सेना है वो हमें मार डालेगी, तो जब हमें मारेगी तो हमको भी तो मारना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी को थोपियाते रहो, उसको पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, वो कब आपको मारेगा, जब जब उसको लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब लोगों की जान पे आ गई, जब उनको कहीं से कानो कान खबर आया, अफवाह खबर आया कि राजा जो है वो सभी लोगों को मार डालेगा, तो पहले तो लोग पाव रोटी से क्रुद्ध थे, बेचने वाले से। तो वही जो भीड़ है वो क्या करने लगे, अस्त्र शस्त्र को जुटाने के लिए, क्योंकि राजा के पास बंदूक है, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, तो सरकारी दफ्तर में घुसते थे, वहां से सामान को लूट लूट के ले आते थे। तो उसी बीच तो बस्तिल का किला था, वहां भी लोग घुसे, क्योंकि यहीं से जो लुइस ओल्वा था वो पूरा साम्राज्य को चला रहा था। तो यहाँ पे घुसा, और घुसने के बाद सबसे पहले क्या करता है कि वहां पे जितना भी सैनिक था सबको मार देता है। और मारने के बाद क्या करता है, वहां पे जितना भी बम बारूद था उसको लूट के क्या करता है, ले आता है। क्यों, क्योंकि इनको अब लुइस ओल्वा के साथ लड़ाई लड़ना था, क्योंकि इनको कहीं से कानो कान खबर था कि मेरे को गोली मार के उड़ा देगा। तो ये तो शहरों पे जो अफवाह हुआ था या फिर शहरों पे जो काम हुआ था हम लोगों ने उसके बारे में देखा। अब यही वाला जो प्रभाव था वो ग्रामीण इलाकों में भी तो कुछ कुछ प्रभाव था ना। तो ग्रामीण इलाकों की बात करोगे तो ग्रामीण इलाकों में एक आवाज उठ गया कि जो जागीरदारी है, जो जागीरदार लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लठियत को बुला रहे हैं। किसको, वो लोग लठेतों को या लुटेरों को बुला रहे। लठेतो यानी कि जिसके पास लाठी होता था और वो लाठी से मारपीट करता था। तो जो गांव के लोग हैं उनको कानो कान ये खबर आया या उनके पास ये अफवाह फैली कि जो जागीरदार है, जो मालिक है, वो क्या करने वाले हैं, लठेतों को, किसको, लठेतों को बुला रहे हैं। किस लिए लठेतों को बुला रहे हैं, ताकि जो उनकी जो पकी हुई फसल है उस पकी हुई फसल को क्या कर देंगे, वो तबाह कर देंगे। क्या कर देंगे, पकी हुई फसल को तबाह कर देंगे। तो मैंने बोला है कि लोग पैर तभी मारता है या हाथ पैर तभी मारता है जब उसकी जान माल की क्षति होती। किसकी क्षति होती है, उसके जान की, उसकी माल की। आप सोचो, आप रोड में जा रहे हो, आपको कोई ऐसे पीट देगा तो थोड़ा देर के लिए चुप रह जाओगे, लेकिन कोई चाकू भिड़ा दे,
आप उसको भी चाकू मार दोगे। आपके पास जो पैसे वो कोई छीन ले तो आप उसको छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। तो जब लोगों को लगा कि जो जागीरदार है वो भाड़े पर लठेतों को, लुटेरों को बुला रहे, किस लिए? उसकी जो पकी हुई फसल है उसको बर्बाद करने के लिए। तो अब उससे क्या कर गए कि जो ग्रामीण लोग हैं वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा गुस्साए, और गुस्सा करने के बाद वो क्या करते हैं कि कुदाल को ले लेते हैं, और जो बेलचाएं होती थी उनके काम करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको लेकर क्या करते हैं, जो ग्रामीण इलाकों के जो किले हैं, जो जागीरदारों के जो किले थे या जो लुई सल्वा के जो प्रतिनिधियों के जो किले थे, उन प्रतिनिधियों के किलों पर क्या करते हैं, हमला कर देते। क्या कर देते हैं? अब हमला कर देते हैं। अब जब ये लोग हमला करते हैं तो इससे अब हमला करने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले जितने भी जो अनाज के जो भंडार थे, जितने भी अनाज के भंडार है उनको लूट लेते हैं। और लूटने के साथ साथ क्या करते हैं कि ये तो उनका एक छोटा सा ट्रेलर था, वो टीजर था। अब जब ट्रेलर में सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्या करते हैं कि लगान के संबंधित जितने भी दस्तावेजें थे लुई सल्वा के प्रतिनिधियों के पास या कुलीन वर्ग के पास, जितने भी तरह के लगान संबंधित जो दस्तावेज थे उसको जला दिया। अब अगर दस्तावेज नहीं रहेगा तब कौन मेरे से पैसा मांगने आएगा? सोचो कि आपसे मैं 50 टका पैसा पाता हूं, एक किताब में लिखा हुआ था, अब वो किताब ही गायब हो जाएगा तो मैं क्या अभी कब सबसे पैसा मांग सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं। तो जो लगान संबंधित दस्तावेज था उनको भी जला देता है। तो जब इतनी तरह से क्रूरता जब लोग दिखाना स्टार्ट कर दिए शहर वाले इलाके में और ग्रामीण वाले इलाकों में, तो जो कुलीन लोग थे, जो लोग बड़ी संख्या में जो लोग जागीरदारी का पद संभालते थे, सामंती का जो पद संभालते थे, तो वो लोग क्या कर गए कि छोड़कर एक दो तीन क्या कर दिए, छोड़कर एक दो तीन, यानी कि वो लोग भागने लगे, वो लोग पलायन करने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जो जनता है, जो फ्रांस का, चाहे वो शहरी जनता हो या जो ग्रामीण जनता हो, वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुका था। किसके? फ्रांस के खिलाफ हो चुका था। बात करें यहाँ पे, यहां तक बात करें। अब हम लोग एक पार्ट देखेंगे कि जब इतना सारा कुछ हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो विरोध हुआ था, जो क्रांति हुआ, जब ग्रामीण इलाकों के लोग और शहरी इलाकों के लोगों ने जब विद्रोह किया तो उसके परिणाम क्या क्या हुआ, हम लोग इस पे बात करेंगे। क्योंकि जगह नहीं है तो मेरे को थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा, फिर वो पॉइंट मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहे क्योंकि बहुत मजा आएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा बने रहे। तो ये सब घटना घटने के बाद अगर मैं विरोध के परिणाम का बात करूं, चूंकि मैंने यहां पे लिखा है उसको मिटाने के बाद, तो अब अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जैसे ही शहरी क्षेत्र के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो नेशनल असेंबली के लोग, जब ये सारे लोग मिल के राजा को झुंझने लगे, यानी कि राजा की शक्ति को हटाने पे लग गए, तो राजा को पता चल गया कि जो मेरी जो विद्रोही प्रजा है, जो मेरी विद्रोही जो प्रजा है, उसकी शक्ति मेरे शक्ति से काफी ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो उस राजा को पता चला कि जो मेरे विद्रोही प्रजा है उसका जो शक्ति है वो, उसका अनुमान बहुत ज्यादा है, मेरी जो शक्ति से बहुत ज्यादा है। तब लुई सल्वा क्या करता है, हाथ जोड़ के घुटना टेक देता है और बोलता है नेशनल असेंबली को कि जाओ, हम तुमको भी एक नेशनल असेंबली का मान्यता दे देते हैं कि तुम वाकई में एक नेशनल असेंबली हो, और नेशनल असेंबली की मान्यता दे देती है। साथ में क्या करती है कि उसको इस प्रजा की पावर का एहसास होने के बाद उसने यह भी माना कि अब उसके सत्ता पर किसी तरह का मेरा अधिकार नहीं होगा, पूरा जो अधिकार होगा वो किसका अंकुश हो जाएगा, उस पे संविधान का अंकुश उसमें हो जाएगा। यानी कि जब पावर देखा, लोगों की जब पावर देख लिया किसने, लुई सल्वा ने, तो उसको मानना पड़ा कि अब असेंबली नाम की भी कोई चीज है। साथ में उसको भी ये भी मानना पड़ा कि अब उसके सत्ता में उसका निरंकुश सरकार नहीं बल्कि संविधान का अंकुश वाला सरकार लागू होगा। साथ साथ में जो ये नेशनल असेंबली है वो क्या करता है, कब की बात है, जब ये सारी मान्यता लुई सल्वा मान लेता है कि चलो नेशनल असेंबली है, साथ में ये मान लेता है कि जो संविधान जो नेशनल असेंबली बनाया वो सही है, उसको उस पर हम लोग कानून करेंगे। तो अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है वो 4 अगस्त, कब का घटना है, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कुछ काम करना वहीं से स्टार्ट कर दिया। और वो काम क्या किया कि जितने भी तरह के जो कर थे, जितने भी तरह के जो कर्तव्य थे, प्रथम स्टेट का जो कर्तव्य हो या दूसरे स्टेट का जो कर्तव्य हो, तीसरा स्टेट का कर्तव्य हो, राजा के प्रति उस समय प्राचीन राजतंत्र में उनको, और जितने भी जो सामंती जो व्यवस्था था उनको क्या करता है, वो खत्म करने का आदेश पारित कर देता है। कब? जब लुई सल्वा मान गया कि असेंबली ही सरकार चलाएगी, जब वो मान गया कि एक संविधान सरकार चलाएगा,
तो वो घटना कब की थी? 4 अगस्त 1789 को। और उसने जितने भी कर थे, नेशनल असेंबली ने क्या किया, जितने भी कर थे, जितने भी कर्तव्य थे राजा के प्रति, या जितने भी जो सामंती व्यवस्था की जो प्रथा चल रही थी कुलीन वर्ग का, उसको खत्म करने का आदेश पारित कर देता है। साथ में क्या करता है कि जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार दिया गया था, जितने भी तरह का जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया था, उसको भी क्या करता है, खत्म कर देता है। और जो धार्मिक कर था, जो टाइद और ताइल नाम का जो कर था, उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। और जो चर्च को जो भूमि दिया जाता था राजा के द्वारा, चर्च को जो भूमि दिया जाता था राजा के द्वारा, उस भूमि को भी क्या करता है, उस भूमि को भी क्या करता है, वो जब्त कर लेता है। कौन? नेशनल असेंबली जब्त कर देता है। तो जब इतना सारा, जब नया नया जब घटना फ्रांस में घट जाता है, तो जैसा ही उसने पादरी वर्ग का विशेष अधिकार को खत्म किया, कर दिया, ताइद और ताइल को खत्म कर दिया, साथ में चर्च की जो भूमि है उसको जब्त कर दिया, तो जब्त करते करते उनके पास इतनी संपत्ति आ गई थी कि जो पूरा जो फ्रांस, जो एक मैं बोल सकता हूं कि जीवित संकट में या जीवन संकट में वो पड़ गया था कि उसके पास खाने तक का सामान नहीं था। तो अब जब इन सारे संपत्तियों को जब जब्त करना नेशनल असेंबली ने शुरू किया, तो इनके पास टोटल 20 अरब लिब्रे, कितना? 20 अरब लिब्रे तक का पैसा जमा हो गया, जिससे जो सरकार थी वो आसानी से चल सकती थी। बात करें, जिससे जो सरकार थी वो आसानी से चल सकती थी। तो यहां तक आपकी बात सही से क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर हम बात करेंगे कि लुई सोलवा में क्रांति का, तो हम लोगों ने पूरा देखा कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें क्लास 9 का जो क्लास होगा, जो हिस्ट्री का क्लास होगा, उसमें हम लोग देखेंगे जो फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र बना, तो वो राजतंत्र को कैसे लोगों ने इंक्लूड करा, लोगों ने कैसे उसको अपनाया, किस तरह से उस संविधान को बनाया गया, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आई थिंक वो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले सोमवार को होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन बड़ा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट दी है, मेरे को पता था, मेरे को जितना आता था मैंने आपको सिखाया। अब आपका काम क्या होगा कि इसका आप नोट्स करो, सही से पढ़ो, और साथ में जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं नंबरिकल आप लोग का करवा दूंगा। ठीक है, और फिर से मैं बताऊंगा कि सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूं, तो आपका भी काम रहा आप मेरे को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है? शेयर के बटन से शेयर करें, आपके जो स्टडी ग्रुप है उन सबको शेयर करें, और उनको भी बताइए कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में साइंस का अभी तो आर्ट्स का जो सेशन हो रहा है वो चल रहा है, यानी कि एसएसटी का सेशन चल रहा है। फिर फरवरी महीने के मेरे हिसाब से लास्ट स्टेट तक मैं मैथ का भी टीचर यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आपका और मेरा जो पूरा सफर है वो। तो सर, सफर को अच्छा करने के लिए आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं तो आपका सपोर्ट करता ही हूँ। तो शेयर करें, और जो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी के बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करें, बेल का आइकॉन एक आता है उसको टच करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे टच करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कैसा लगा ये आप बताइए, कोई क्वेश्चंस होगा तो वो भी कमेंट पे जरूर बताइए, ताकि मैं जो आपका जो पूरा कंफ्यूजन है, पूरा जो सिलेबस है, वो आपका और मेरा जो संबंध है वो अच्छे से बन सके, और हम लोग क्या कर सके, एक आगे जाके एक अच्छा सफर हम लोग क्या कर सके, तय कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।